एक पुरअसरार कस्बे में एमिली नाम की एक पुरअसरार गुड़िया बनाने वाली आई। उसकी आंखें शिद्दत से चमकती थी। उसने पहाड़ी पर वाक़ एक पुराना सा घर किराए पे लिया और उसी में अपनी गुड़ियाओं के लिए एक दुकान बना दी। उसे गुड़ियाओं से उसने भर दिया जो इंसानों को देखते हैं। उसी दिन से बच्चे गायब होने लगे और वसवसे फैल गए कि एमिली की गुड़िया ज़िंदगी में आ रही है और बच्चों को ले जा रही है। एक सहाफ़ी ने उसे तफ्तीश करने का फ़ैसला किया। जब मैं हवेली के करीब पहुंचा तो मेरे कानों में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मेरे साथ खेलो हमेशा के लिए। जब मैं अंदर गया तो मैंने एमिली को देखा। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी और एमिली ने मुझे हैरत से कहा कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो एक गुड़िया को सिलाई कर रही थी लेकिन उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से चल रहे थे। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन सारे दरवाजे बंद हो गए और एमिली अजीब तरीके से हंसने लगी और उसकी आंखें मुझे अजीब तरीक़ों से घूर रही थी। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बेहोश पाया, लेकिन एक गुड़िया ने मेरे हाथ पकड़े हुए थे। एमिली वहाँ से गायब हो चुकी थी लेकिन उसकी जो भी गुड़िया थी वो सारी वहीं पे इंतज़ार कर रही थी और देख रही थी। और लोग कहते हैं कि आज भी ऐसी आवाज़ आती हैं, मेरे साथ खेलो हमेशा के लिए। मैंने आईने में देखा तो मैं उस एहसास को भुला नहीं सका। मेरा अक्स पीछे मुड़कर देखने लगा लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब थी, कुछ ज़्यादा काली और खौफनाक। मैं जैसे ही उसे घूर रहा था तो मुझे लगा कि वो मेरा सिर्फ पागलपन है। मैंने उसे मिटाने की कोशिश की लेकिन वो बरकरार रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अक्स मुझे ही देख रहा हो, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहा हो। एक रात मैंने उसका सामना करने का फ़ैसला किया। मैं आईने के करीब पहुंचा। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और मैंने उसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? अक्स की आंखें बहुत ज़्यादा चमकने लगी और उसका मुंह एक अजीब सी मुस्कुराहट में बदल गया और वो एक ऐसी आवाज़ में बोल रहा था जो मेरा था लेकिन मेरा नहीं था। और उसने जवाब दिया, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अचानक आईना टूट गया और मेरा अक्स उस शीशे में से बाहर निकल आया। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी और उसने बोला, अब हम एक हैं। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ को किसी ताकत ने खामोश कर दिया। अक्स ने अपने ठंडे बाजुओं को मेरे गिर्द लपेट लिया और मैंने महसूस किया कि खुद को आईने के अंदर अंधेरे में खींचा जा रहा था। जब पुलिस ने मुझे ढूंढा तो मैं गिरा हुआ था। मेरी आंखें खुली हुई थी और मेरी आंखें बिल्कुल उसी टूटे हुए शीशों की तरफ देख रही थी। उन्होंने बोला कि मैं पहले ही दिन से खामोश था, किसी डर की वजह से जो मेरे अपने ही अक्स की वजह से था। सर्दी की हवाओं ने कड़ी खिड़कियों को हिला कर रख दिया। वहाँ सिर्फ एक दुकानदार था जिसकी दुकान पर सिर्फ किताबें थी और हल्की हल्की रोशनी थी मोमबत्ती की। बूढ़ा रखवाला जो उस दुकान का रखवाला था, उसने पुरानी सीढ़ियों को कपड़ा लगाया और साफ़ किया और पुराने किताबों को भी खोल रहा था। जब वो ये काम करके थक गया तब वो बिस्तर पर जा रहा था और उस दुकानदार ने दरवाजे पर एक आवाज़ सुनी, डज डज। उसने उसका तस्वर किया होगा, उसे ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि वहाँ दरवाजे पे कौन था, क्योंकि सर्दी इतनी थी कि जमा दे ना कोई जानवर, ना कोई इंसान और ना ही दूसरी जानदार चीज़ जो आ सकती है इस वक्त रात के अंधेरे में। दोबारा दरवाजे में दस्तक हुई, नॉक नॉक नॉक। इस वक्त पक्का पता था कि कोई तो दरवाजे पर है। उसने दरवाजे के सुराख में से देखने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था।
फिर उसने हिम्मत की और उसने दरवाज़ा खोल दिया। भैम! एक बर्फ़ की चादर उसके दरवाजे से बिल्कुल अंदर आई और सब कुछ बुझा दिया। वो जो मोमबत्ती जल रही थी उसे भी और किताबों को भी उड़ा दिया। जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया तो वो गर्म होने के लिए चिमनी की तरफ गया। जब उसने माचिस की तीली जलाई और चिमनी को जलाया तो उसने वहाँ पे एक लड़का देखा जिसने उसे शॉक कर दिया। वो लड़का बिल्कुल जमा हुआ था, एक लफ्ज़ भी बोल नहीं पा रहा था ठंड की वजह से। उसने अपने हाथ आग की तरफ बढ़ाए गर्म होने के लिए। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? वो बूढ़ा बुक कीपर जिसने शरारत, जंग और मौत को देखा था, यहाँ तक कि वह बहुत खौफज़दा था। लड़के ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उस बूढ़े आदमी ने दोबारा पूछा, क्या आपको कंबल चाहिए? यहाँ एक कप गर्म चाय। लड़के की ज़ुबान जमी हुई थी बर्फ़ की वजह से। उसने सर हिलाया तो वो बूढ़ा आदमी बाहर गया और एक कंबल और एक चाय के कप के साथ वापस आया। उस बूढ़े आदमी ने लड़के के कंधों पर कंबल डाला और गर्म चाय हाथों पे रख दी और उसके बराबर में बैठ गया और इंतज़ार करता रहा। जब उसने आग को देखा और उसने दोबारा पूछा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? लड़का बड़बड़ाया। उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया, मैं यहाँ बुक कीपर हूँ। मैंने इस दुकान पर 30 साल से ज़्यादा काम किया है। लेकिन उस लड़के ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कोई सवाल ही ना सुना हो और वो वहाँ पर वैसे ही खड़ा रहा जैसे पहले खड़ा था। फिर दोबारा उस बूढ़े आदमी ने उससे बोला, क्या तुम रात को यहीं रुकोगे मेरे साथ? लड़के ने सर हिलाया और उस बूढ़े आदमी ने भी सर हिलाया और वो तकिए और एक और कंबल ले आया। जब वह बूढ़ा आदमी उस गर्म चिमनी की तरफ वापस आया तो गर्म चाय अधूरी रह गई और लड़का तो वहाँ पर था ही नहीं, बिल्कुल गायब हो चुका था। उस बूढ़े आदमी को घंटों लग गए ये सोचते हुए कि क्या उसे अपने ही ख्यालों ने पागल बनाया हुआ था ठंड की वजह से। लेकिन आखिरकार वो सो गया ठंड की लपेट में आके। कुछ दिन और गुजर गए और उस बूढ़े आदमी ने एक अखबार पढ़ रहा था। उस पर लिखा हुआ था कि 50 सालों का ख़तरनाक तरीन बर्फ़ का तूफ़ान। तो वो बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी किताबों की दुकान में गया और उसने वहाँ पे 50 साल पहले की अखबार ढूंढी जिसमें लिखा हुआ था, एक पूरा शहर बर्फ़ के साए में। और फिर उसने एक पेज खोला जिसमें लिखा हुआ था खोए हुए लोग, और उस पेज के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में छपी हुई थी एक तस्वीर लड़के की जो मुस्कुरा रही थी। और वो वही लड़का था जो उस बूढ़े आदमी की दुकान में रात में आया था और उसने वहाँ पे रात गुजारी थी। रेडियो वाली एक डीजे लड़की का नाम था सारा। उसको अंधेरे की शिफ्ट करने की आदत थी, लेकिन आज की रात थोड़ी मुख्तलिफ थी। जैसे ही वो रजिस्टर पर साइन करके जा रही थी अपने स्टूडियो में तो एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, बहुत सी हल्की, जैसे दिल धड़कने की आवाज़ हो। थोड़ी देर गुजरी थी तो जो लोग थे सारा का रेडियो सुनने वाले, उनकी कालियाँ आना शुरू हो गई और उन्होंने अजीब अजीब वाक़यात बताना शुरू किया, जैसे कि भूतों की शक्लें उनके सामने आ रही, अजीब सी आवाज़ें आ रही और एक अजीब सा शोर भी उन्हें सुनाई दे रहा। सारा ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन वो गुनगुनाने वाली आवाज़ बुलंद होती गई और काले ज़्यादा से ज़्यादा होती गई।
उसने महसूस किया कि उसका शो सिर्फ अंधेरे को दूर करने वाली चीज़ है, लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। जैसे आधी रात हुई, वो आवाज़ बहुत ही धीमी हो गई थी और सारा की आवाज़ एक ठंडी चीख से डूब गई। सारे प्रोग्राम खामोश हो गए और अंधेरे ने सब कुछ खा लिया। जब स्टेशन का अमला पहुंचा तो उन्होंने सारा का कमरा खाली पाया। उसके हेडफोन अब भी खौफनाक आवाज़ निकाल रहे थे। उसका शो अंधेरा हो गया था, लेकिन डरावनापन बाकी था। डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे अपने गले में लटका दिया और मुझे उसने बोला कि तुम्हारे सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं और जब मैंने मुआयना किया तुम्हारा तो उसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं है। मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं अपने हाथों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। डॉक्टर ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, लेकिन इसकी कोई जिस्मानी वजह नहीं नज़र आ रही कि तुम अपने हाथों का कंट्रोल क्यों खो देते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें एक नफ्सियात के पास जाना चाहिए। मैंने डॉक्टर को जवाब दिया कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, मुझे जवाब चाहिए। मैं अपने पड़ोसी को मारने वाला था और उसकी वजह से मेरे ऊपर एक केस भी हो गया है। ये ज़्यादा नहीं चल सकता, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 2 हफ्ते की दवाई लेने के बाद मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और ये जो परेशानी थी मेरी बढ़ती जा रही थी। एक रात मैं बहुत मायूस हुआ और मैंने गुस्से में आकर एक कुर्सी पर बैठा रहा, बिल्कुल नाउम्मीद होकर, और मैंने टेबल पे बड़े से ब्लेड जमा दिए और चिल्ला भी रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ ब्लेड की तरफ नीचे किए। कुछ दिन बाद एक पुलिस की टीम आई मेरे गैरेज में। वहाँ पे ऑफिसर्स ने देखा कि एक जिस्म पूरा खून में पड़ा है और दूसरे ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला, और दूसरे ऑफिसर ने जवाब दिया, ये अजीब है, लाश को देखो। इस लड़के ने अपने हाथ काट दिए ब्लेड के साथ, लेकिन अजीब बात यह है कि उसका जिस्म तो यहीं पर है और उसके हाथ नहीं मिल रहे हमें।